कोयल का को देत है, कागा का को लेत, केवल मीठे बचन ते, सबको मन हर लेत। सादर प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब शानदार होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आइए, आपका स्वागत है आज की बहुत ही शानदार सेशन में। हम चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों बहुत ही रुचिकर विषय हिंदी के विषय में। एक ही वाक्य, एक ही नारा, कौन सा? कम समय में पूरी बात। तो स्टार्ट करते हैं हम हिंदी के विषय में। और पहली पंक्ति हमारी यह है हिंदी में कि जब भी मित्रों हमें कभी कोई चर्चा करनी होती है किसी विषय पर, तो सबसे पहले किसी भी विषय की जानकारी कहां से हमें होती है? हमें जानकारी होती है उसके पाठ्यक्रम से। यदि आपको किसी विषय की गहराई जाननी है, किसी भी बिंदु को अच्छे से समझना है, तो उसका हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। उसका वर्गीकरण यह बता देता है कि मैथ में हम कितना अच्छा करने वाले हैं, हिंदी में कितना अच्छा करने वाले हैं, या अन्य विषयों में कितना अच्छा करने वाले हैं। तो उसका जो वर्गीकरण है, यहीं से आपको पहले ही परिदृश्य से चीजें ये समझ में आ जाएंगी कि जिस उद्देश्य से आप जुड़ना चाहते थे, जिस उद्देश्य से आप सीखना चाहते थे, वो उद्देश्य पूरा हुआ। स्टार्ट करते हैं। क्या बात है? पहली पंक्ति है हमारी हिंदी। और हिंदी का यदि आप पाठ्यक्रम जाने, हिंदी का यदि पाठ्यक्रम जाने, कम समय में पूरी बात, कम समय में पाठ्यक्रम जाने, तो कैसे हमें जानना है? आप चीजों को ऐसे सीख सकते हैं कि पाठ्यक्रम में हिंदी का पहला जो खंड है सबसे महत्वपूर्ण, वो है जी व्याकरण खंड। और ये हिंदी का ही नहीं, किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। हिंदी का ही नहीं, सभी का एक बनता है जी व्याकरण खंड। और इस व्याकरण खंड में हमें केवल 3 घटक सीखने होते हैं। एक जो सबसे पहला है, जिसे आप 1 नंबर दे सकते हैं, उसे कहते हैं वर्णबोध। इस वर्णबोध में 2 बातें सीखनी होती हैं। एक होती है जी वर्णमाला। क्या होती है? वर्णमाला। और दूसरी बनती है जी संधि। ये 2 बातें तो हमें सीखनी होती हैं वर्णबोध में। और इस व्याकरण का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, वो होता है शब्दबोध। क्या होता है? शब्दबोध। शब्दबोध में कितनी चीजें सीखनी होती हैं? आप यकीन कीजिएगा, अभी आप इस परिदृश्य से यही समझ जाएंगे कि इस विषय की गहराई कितनी है। और कोई भी पेपर हो आज के इस प्रचलन में, आज के इस दौर में, वो दौर गया जब चीजें हवा हवाई हम बना पाते थे। अब आपको कंसेप्चुअल प्रश्न बनते हैं। और वर्णमाला के विषय में तो आपको एक शानदार बात बता देता हूं कि वर्णमाला तो वो विषय है, वो टॉपिक है हिंदी का कि जहां से वेरिएशन सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसके कंसेप्ट को समझ गए, तब तो आपकी चुटकियों का खेल है। और यदि कंसेप्ट नहीं बने, तो आपके मन में बार बार यह आता रहेगा, कब ये प्रयत्न के आधार पर है, कब ये कौन सा कंठवर्ण है, कब ये अनुनासिक है, कब ये अनुस्वार है। अभी आज मैं पूरे भरोसे के साथ बता रहा हूं, संभवतः आपको कुछ चीजें इस कंसेप्चुअल बेस्ड से मिलेंगी। आप यकीन कीजिए, आप ये जान पाएंगे कि वो संभवतः पहली बार आप देख पाए, जिसको मैंने लगभग पिछले वर्षों से जो पढ़ाते चले आ रहे हैं, उस आधार पर मैं बता पा रहा हूं। क्योंकि परीक्षा में उन प्रश्नों को बार बार पूछा जा रहा है। और हमारा चूंकि या तो यह कह सकते हैं हम कंसेप्ट से दूर हैं या वर्गीकरण से दूर हैं। आपको शुरू में ये बात थोड़े से धैर्य से रुकनी पड़ेगी, और वीडियो के अंत तक जाते जाते आप ये जान पाएंगे कि हम कंसेप्ट की चीजों को समझ गए हैं। तो कम समय में पूरी बात को जारी रखते हुए शब्दबोध को अगर समझें, तो पहली पंक्ति क्या बनेगी? शब्द रचना। आप इस सिलेबस से ही समझ जाएंगे शब्द रचना का मतलब होता क्या है। शब्द रचना में क्या क्या चीजें शामिल हैं? एक शामिल है उपसर्ग, और एक चीज शामिल है प्रत्यय। ये उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द रचना होती है। आपने पढ़ी होंगी कभी व्याकरणिक कोटियां, व्याकरणिक कोटियां, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, ये क्या होते हैं? अब देखो, यहां से चीजों को सीखेंगे। ये व्याकरणिक कोटियां भी प्रत्यय हैं। लिंग वचन कारक काल पुरुष वृत्ति पक्ष वाच्य, ये 8 जो होती हैं व्याकरण कोटियां, ये क्या है? ये प्रत्यय ही हैं। इन्हें रूप साधक प्रत्यय बोलते हैं। शब्द रचना, और एक चीज बनती है पद रचना। क्या बनती है? पद रचना। पद रचना में 2 चीजों को सीखते हैं, एक विकारी और दूसरे बनते हैं अविकारी। ये पद होते हैं। विकारी अविकारी क्या होते हैं? पद। कौन कौन से होते हैं विकारी अविकारी? भैया, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन चीजों को हम जब सीखते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयाद बोधक, ये यहां आते हैं।
और एक ही मन का सबसे प्रसन्न टॉपिक जिसे आप देखते हैं समास। ये यात्रा हो गई आपकी किसकी? शब्द की। और तीसरी इस व्याकरण में पढ़ रहे हैं, व्याकरण खंड में, किस में पढ़ रहे हैं? व्याकरण खंड में। और तीसरी बनती है जी वाक्य बोध। क्या बनती है तीसरी? तीसरा जो हिस्सा है इसका वो बनता है वाक्य बोध। वाक्य बोध। इस वाक्य बोध में क्या क्या पढ़ना होता है? इसमें पढ़ना होता है हमें वाक्य की संरचना, वाक्य की संरचना। एक पढ़ना होता है वाक्य की शुद्धि, यहां आपको वाक्य की शुद्धि और विराम चिन्ह। क्या? विराम चिन्ह। ये विराम चिन्ह, ये जो आपको सामने दिख रहा है यही आपका व्याकरण है। केवल जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं ये आवश्यक रूप से, ये भी यहां से पहला प्रश्न आप जितना भी बोर्ड पर देखेंगे और जितना आप पढ़ेंगे और समझेंगे, ये सब प्रश्न है सीधे के सीधे। पहला प्रश्न यही बनेगा। ये भी पूछा गया है कि व्याकरण के कितने खंड हैं, व्याकरण के कितने घटक हैं? तो वर्ण है, शब्द है और वाक्य है। केवल इन तीन चीजों से ही व्याकरण बन जाता है, कोई भी भाषा हो, किसी का हो। हिंदी का ये पढ़ लिया। इस क व्याकरण खंड में इसके अलावा अगर अगला बनाएं और क्या क्या संभव है। और एक जो है व्याकरण खंड के बाद दूसरा जो खंड है हिंदी का, जिसे कहते हैं शब्द विवेक खंड। यहां से समझ लीजिएगा, शब्द विवेक खंड। इस शब्द विवेक खंड में कितनी चीजें समझनी होती हैं? इसमें दो चीजें समझनी होती है मेरे भाई। एक समझनी होती है शब्दावली, शब्दावली, और दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण है वह है शब्द भंडार। यह बड़े ही शानदार तरीके से वर्गीकरण हमें देखने को मिल रहा है। इस शब्दावली में क्या क्या सीखने को मिलता है? आपने पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। दूसरे पढ़े होंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द। तीसरे पढ़ेंगे आप अनेकार्थी शब्द। यदि आपने इस सिलेबस को थोड़े धैर्य से समझ लिया तो यकीन करिएगा यात्रा बड़ी शानदार होने वाली है। चौथे हैं समोच्चारित शब्द, समोच्चारित। एक बनते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह भी वोकैब है। अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आप पढ़ते हैं जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। और अंतिम छठवां हिस्सा बनता है इसका लोकोक्ति और मुहावरे। क्या बनता है? लोकोक्ति, मुहावरे। ये सुनी होगी आपने एक लोकोक्ति के कमजोर की लुगाई और गांव भर की भौजाई। ये क्या है? लोकोक्ति है। इसमें देशज शब्दों की बहुलता होती है। मुहावरे कौन से होते हैं? 9 2 11 होना। जब प्रेमी और प्रेमिका का चर्चा चल रही हो तो क्या कहता है नायक नायिका से? मैं तेरे लिए क्या कर लाऊंगा? साधारण बात नहीं, असाधारण बात, कि चांद से, चांद को ले आऊंगा, आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तो आसमान से तारे तोड़ना क्या है? ये मुहावरा है। इनमें अद्भुत रस होता है। शब्द भंडार के बारे में जाने तो आपने सीखे होंगे तत्सम तद्भव शब्द। ये वोकैब वाला सेक्शन, ये जिसका बनता है वो चीजों को औरों से एज लेके आगे बढ़ता है। तत्सम तद्भव। एक पढ़ते हैं हम देशज शब्द, मेहरारू। चौथा शब्द बनता है विदेशज। जो भारत में समय समय पर विदेशी शक्तियां आई और जब वो आई तो उन्होंने अपनी संस्कृति भारत में मिलने के बाद शब्द भी भेजा और भी चीजें मिली, तो ये विदेशज शब्द हो गए। ये शब्द विवेक में यहां से बन गया। एक दूसरा यही तीसरा इसी स्थान पर हम लिख देते हैं क ख ग में। ये तीसरा खंड बनता है काव्य शास्त्र। यदि इस वर्गीकरण को जिस बच्चे को याद हो जाता है, कहा जाता है कि जिसे पाठ्यक्रम याद हो ना, सिलेबस याद हो, पूरी यात्रा में से उसने अपनी 20% यात्रा तो सिलेबस याद करने पर बन गई। क्योंकि जिसे सिलेबस वही याद कर पाएगा जो इन चीजों को गहराई से समझेगा। और इस सिलेबस का वर्गीकरण बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से और सुसंगठित रूप से किया गया है। जिस तरीके से हम इसे लिख रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे, एक एक बात बहुत काम की है। काव्य शास्त्र में क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं? एक आपको पढ़ना होता है अलंकार, अलंकार। एक रस बनता है और छंद बनता है। अभी हम पंक्ति गुनगुना रहे थे ना, तो उसमें वो जो दोहा दिया था वो किसके तहत? छंद के तहत। और जो अगला जो पढ़ते हैं हम, एक बनता है साहित्य खंड। कौन सा खंड बनता है? साहित्य खंड। इस साहित्य खंड में क्या क्या पढ़ना होता है? साहित्य खंड में हमें पढ़ना होता है रचना एवं रचनाकार, रचना, रचनाकार और काल विभाजन। काल विभाजन, कब पंक्तियां ऐसी आएंगी कि जैसे पढ़ते हैं आप
आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये काल विभाजन। और चौथा अंतिम जिसे लिख लेंगे आप, चौथा और अंतिम जिसे आप बनाते हैं, जिसे लिख लेंगे, ये जो बनता है ये आलेखन खंड होता है मेरे भाई। कौन सा खंड होता है? ये बनता है जी आलेखन खंड। इस आलेखन खंड में क्या क्या चीजें सीखनी होती हैं, इन्हें कम शब्दों में अगर जाने तो इसमें आपको एक पत्र लेखन बनता है, पत्र लेखन, और एक जो बन जाती है जिसे आप लिख देते हो निबंध। इन चीजों को समझ लेते हैं। ये पूरी की पूरी यात्रा है, दोबारा से एक बार देख लें। कम शब्दों में, ब्रीफ में अगर इस बात को कहें तो ये जो खंड है ये व्याकरण खंड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एक तो इसे पूरी यात्रा तय करनी होती है क्रमबद्ध तरीके से। दूसरा जो बनता है बचा हुआ शब्द विवेक में वोकैब वाला सेक्शन हो जाता है। इसमें काव्य शास्त्र में अलंकार रस छंद पढ़ लेते हैं। एक साहित्य खंड बनता है और आलेखन, ये हिंदी का आपका वर्गीकरण है। और यदि आप देखें, यदि आप इन चीजों को समझें तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पहली बात व्याकरण, व्याकरण में वर्णबोध और वर्णबोध में वर्णमाला। हमारा स्टार्ट क्या है टॉपिक, हम आपको चीजें जो यात्रा में करने वाले हैं वर्णमाला, इसके विषय में हमें जानना है। तो हमारे मन में पहला ही प्रश्न बनेगा, आखिर वर्ण क्या है? तीन बातें हम बोल रहे हैं, एक ध्वनि, एक वर्ण और एक बनता है अक्षर। मन को थाम लीजिए, स्थिर बुद्धि हो जाइए। श्री गणेश करते हैं व्याकरण में, और व्याकरण में हम वर्णमाला से। वर्णमाला अपने आप में हिंदी की हर बिंदु की नींव यहीं से शुरू होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मन में एक पंक्ति है, हम यहां से हमेशा स्टार्ट करते हैं कि एक ध्वनि लिखेंगे। ध्वनि के बाद बड़ी इकाई क्या बनेगी? वर्ण बनेगी। वर्ण के बाद कौन होगा जी? वर्ण के बाद होगा अक्षर। अक्षर के बाद कौन होगा? अक्षर के बाद बन जाएगा शब्द। शब्द अक्षर, या ऐसे लिख सकते हैं, एक बीच में और इकाई आएगी शब्दांश। शब्दांश छोटी इकाई है, उससे बाद बनेगा शब्द। शब्द के बाद बनेगा पद, फिर बनेगा जी पदबंध। क्या बनेगा? पदबंध। और फिर बन जाएगा आपका वाक्य, और फिर बन जाएगा आपका अनुच्छेद। और यहीं से ये पूरी भाषा का क्रम है। तो सबसे पहले मन में पहली पंक्ति ये बनेगी, आखिर ध्वनि क्या है? यही तो बनेगी सबसे पहले शुरुआत। तो ध्वनि क्या है? और एक बन जाएगी आपकी वर्ण क्या है। इन दो यूनिटों को समझो सबसे पहले, अक्षर को बाद में समझेंगे। और ये शुरुआत से चीजों को, एक एक बिंदु को ध्यान से समझना है। इनमें बारीक अंतर है। क्या? ध्वनि कहां से निकलेगी कि दुनिया में जब भी कोई पदार्थ टकराएगा तरंगें आएंगी, और तरंग आने के बाद उसमें से क्या होगा? वो आवाज निकलेगी, वही आवाज ध्वनि है। तो ये कह सकते हैं कि प्रत्येक आवाज, कौन? प्रत्येक आवाज क्या है? वो प्रत्येक आवाज ध्वनि है। यही तो है, प्रत्येक आवाज ध्वनि है। तो क्या ध्वनि और फिर वर्ण में क्या संबंध बनेगा? तो यहां लिखेंगे मुख से निकलने वाली। किसे शुद्ध रूप में लिखेंगे? मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि। कैसी ध्वनि? प्रत्येक सार्थक ध्वनि क्या कहलाएगी? प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। यहां से हम चीजों को समझ गए कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। पहली बात तो प्रत्येक आवाज ध्वनि है, ये हो गई। अब ध्वनियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। कुछ तो भाषा की ध्वनियां हैं और कुछ भाषा की ध्वनियां नहीं है। भाषा की ध्वनियां हैं कौन सी नहीं? जैसे करहाना, चिल्लाना, डकार लेना, जमाई लेना, इन सब की, इनसे भी तो ध्वनि निकलती है। क्या इनको आप भाषा की ध्वनि कहेंगे? नहीं कहेंगे। भाषा की ध्वनि के लिए आवश्यक शर्त यह है कि ये मुख से निकलने वाली, किससे निकलने वाली? मानव मुख से निकलने वाली कैसी ध्वनि? जो सार्थक ध्वनियां हैं। यही तो पंक्ति है, देखना कैसी ध्वनि? सार्थक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। तो इस वर्ण के भेद कितने होते हैं यदि इसे देखें तो वर्ण के भेद, अब आज एक चीज और समझ लीजिए, हम आपसे कहें वर्ण के भेद और एक पूछ लिया जाए कि वर्ण के अंग, वर्ण के अंग, ये दो बात समझिए। होता तो यह है अंग अलग विषय है, भेद अलग विषय है। अलंकार के भेद कहें तो अलंकार के भेद अलग पढ़े जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार।
लेकिन अलंकार के अंग जब बनते हैं तो वो उपमेय उपमान से बनता है। ऐसे ही रस के जब भेद पढ़े जाते हैं तो मुख्य 9 कुल 11 होते हैं। रस के अंग जब पढ़े जाते हैं तो उनको आप कहते हैं विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है। तो अंग वह है जिससे मिलकर के रस बना है, अंग वह है जिससे बनकर के कोई यूनिट बनी है, अंग वह है जिससे मिलकर के वर्ण बना है। भेद का अंतर क्या है? बनने के बाद उनमें कोई विशेषता रही होगी, उस विशेषता को जब छांटते हैं तब वो भेद का निर्माण करता है। जैसे दोबारा समझो, आंख है, नाक है, कान है, ये सब क्या ही अंग हैं, इनसे मानव शरीर तैयार हो गया। अब उस मानव शरीर से कई व्यक्ति हुए, अब उनमें भेद कब किया जाएगा? कोई गोरे के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग रूप इनके आधार पर भेद होगा। तो पहले अंग वह है जिससे बनता है और भेद वह है बनने के बाद जिसे बांटते हैं। लेकिन हिंदी में मजे की बात यह है, यहां केवल वर्ण के विषय में चर्चा चल रही है, वर्ण के अंग भी 2 होते हैं और वर्ण के भेद भी 2 होते हैं। यह संयोग है ऐसा। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2, और ये कितने होते हैं? 2। इन दोनों को ही आप ऐसे कह सकते हो, भेद भी वही है। कौन कौन से? एक स्वर और एक व्यंजन। इन दोनों में तो अंतर होता है, लेकिन यहां इस संदर्भ में ये वर्ण के अंग भी 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन, और वर्ण के भेद भी 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसका अर्थ यह है कि वर्ण जो बना है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, एक स्वर ध्वनियों से, एक व्यंजन ध्वनियों से। ठीक, तो इतने की हमें जरूरत समझ में आ गई कि ध्वनि क्या है? प्रत्येक आवाज ध्वनि है। वर्ण क्या है? प्रत्येक सार्थक ध्वनि जो मानव मुख से निकलेगी वो क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। जैसे उदाहरण में आप लिखेंगे तो जो स्वर और व्यंजन है ये क्या है? ये वर्ण है। इनके बाद में अगली जो इकाई बनती है वो बनती है अक्षर। तो क्या इस ध्वनि में और वर्ण में एक पंक्ति और समझ लें, इसे अगले पेज पे लिख लेते हैं कि इसमें और क्या अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा की न्यूनतम और मौखिक इकाई, यह प्रश्न आया है, कई बार आया है, इनमें अंतर समझना जरूरी है। भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई क्या होती है? वो ध्वनि होती है। यह संबंध बता रहे हैं ध्वनि में और वर्ण में। और यही पूछा जाए भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई ये क्या होती है जी? तो ये होती है, ये वर्ण होता है। तो क्या इन दोनों में ये रिलेशन नहीं बन गया कि लिपि कोई भी किसी भी भाषा का जो मौखिक रूप बनता है वो ध्वनि है, और जो लिखित रूप बनता है वो क्या होता है? वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और वर्ण का मौखिक रूप क्या है? ध्वनि है। ये इन दोनों में रिलेशन बन गया। पूछा जाता है वर्ण की संख्या कितनी है? वर्ण की संख्या कितनी है? तो वर्ण की संख्या हम जो पढ़ते हैं वो कितने बनते हैं? वो मूलतः जो बनते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं 52 अब तक। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक वर्ण और जोड़ दिया है, तो अब उसे हम पढ़ेंगे कितना? 52 + 1 यानी 53। इतने वर्ण हमें पढ़ने। ये जो एक जोड़ा है इसे हम आगे व्यंजनों में पढ़ेंगे। आपकी सुविधा के लिए अभी उसका जिक्र कर देते हैं। एक विशिष्ट व्यंजन जोड़ दिया गया है जिसे इस रूप में पढ़ते हैं, इसलिए इसकी यात्रा 53 तक हमें पढ़नी। ये तो यहां तक रही। अब बात हमने पंक्ति 3 बताई थी, एक ध्वनि, एक वर्ण, एक अक्षर। तो फिर अक्षर में और वर्ण में क्या संबंध है? इनको यदि ये देखो चीजें हैं छोटी छोटी, गणित का भी एक नियम है, जो छोटी छोटी बिंदुओं को सीखता है वही बड़े प्रश्न सॉल्व कर पाता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को बड़ी ही रुचि के साथ समझिए, बहुत रुचि के साथ पढ़िए। अगर यहां से चीजें सरल हुई, यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। ध्वनि प्रत्येक आवाज हो गई, मानव मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि वर्ण हो गई। तो फिर अक्षर में और वर्ण में क्या है? तो हम इसके बारे में कहते हैं एक से अधिक, ध्यान से समझिएगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ये वीडियो परीक्षा 2018 में आया, यूं कि तू प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब आप इसको सरल रूप में एग्जीक्यूशन में कैसे समझेंगे? उसे ऐसे समझ लो। कैसे? ऐसे कह सकते हैं कि सभी स्वर प्लस स्वर और मुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। सभी स्वर में स्वरों की संख्या 11 होती है, कुल 13 होती है। आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज अभी आपके काम का इतना है, छोटा आ, बड़ा वाला आ,
ऐसे कर करके बड़ा वाले ओ तक ये स्वर आ गए। ये सभी क्या हैं? ये वर्ण हैं। और स्वर मुक्त व्यंजन, स्वर मुक्त व्यंजन का अर्थ है जिन पर हलंत लगा हुआ है, ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन क्या हैं? ये सब के सब ज्ञ पर भी हलंत लगेगा अंत में, ये सब के सब क्या हैं? ये वर्ण हैं। और अभी आपसे पूछ लिया जाए, अभी आपसे पूछ लिया जाए, अभी आपसे पूछ लिया जाए कि फिर अक्षर, इस वर्ण की चर्चा यहां तक हो गई। अगर अक्षर के बारे में यही बात पूछें तो क्या बनेगा? तो फिर इसी पंक्ति को दोहराएंगे थोड़े अंतर के साथ कि भैया सभी स्वर शामिल होंगे, लेकिन स्वर अब यहां मुक्त था, अब हमें लिखना है स्वर युक्त व्यंजन। कैसे व्यंजन? स्वर युक्त व्यंजन। ये क्या होते हैं? ये अक्षर होते हैं। अभी तक आप ये पढ़ते थे कि वर्णमाला ही अक्षरमाला है, लेकिन एक अंतर आया लॉजिक के साथ। सभी स्वर का मतलब यह है कि छोटा आ शामिल होगा, बिल्कुल होगा, बड़ा औ शामिल होगा, बिल्कुल होगा, बड़े वाले ओ तक ये 11 शामिल हो गए, प्लस स्वर युक्त व्यंजन, यानी इस क में स्वर शामिल नहीं है, यदि स्वर शामिल कर दिया जाए तो यही अक्षर बन जाएगा। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? किसी की बात समझ में बनी कि हमने किया क्या? क ख ग घ ये कहां तक लिखने हैं आपको? ये आपको लिखने हैं जी ज्ञ तक। तो ये सब के सब क्या बन जाएंगे? ये वर्ण हो जाएंगे और ये सब के अक्षर हो जाएंगे। इस पर हलंत लगा है तो ये व्यंजन है। किस रूप में? स्वतंत्र रूप में। इस पर व्यंजन के साथ में स्वर है। तो अब तक हमने यही तो लिखा था, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। पूरे विश्वास के साथ बता रहे हैं, 2018 में जब हमने इसको कराया था ये परिभाषा, उस समय तो हमारे जो साथी थे सबने एकदम गुडविल किया था। आप भी बिल्कुल गुडविल करोगे। ये बात हम समझ पाए कि एक वर्ण होता है, एक अक्षर होता है। स्वर, सभी स्वर और स्वर मुक्त व्यंजन वर्ण होंगे, सभी स्वर और स्वर युक्त व्यंजन क्या होंगे? अक्षर होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि वर्णमाला और अक्षरमाला एक ही है, संख्या एक आएगी, जितने वर्ण बनते हैं उतने ही क्या बनते हैं? अक्षर बनते हैं। क्या बनते हैं? 52+1। इसीलिए हमें लगता है कि वर्ण ही अक्षर है। भैया मेरे, संख्या में तो ये इतने ही है, लेकिन अंतर इस आधार का है, स्वरों तक अंतर नहीं आता, व्यंजनों में आकर के अंतर आता है। एक प्रश्न पूछ लिया जाए क्या आपसे? बिल्कुल पूछ लिया जाए। क्या? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक हमने लिखा शब्द कमल, इस कमल में, कमल शब्द में ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, इस कमल शब्द में, इस कमल शब्द में कितने वर्ण, कितने वर्ण, और पूछ लिया जाए कितने अक्षर, तो क्या आप अब बताने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। इस क का हमें करना है वर्ण विच्छेद। पेपर में बार बार आजकल चलन में है, एक शब्द दिया जाता है, उस शब्द के बारे में पूछता है कि इसका क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। एक चुटकियों में सिखा देते हैं। इस कमल में क्या हमें यह नहीं पता ये कमल में क है, इस क पर यदि हम लगा दें हलंत तो इसमें आगे जो स्वर है वो आगे पहुंच जाएगा। क है, इस पर क्या लगा है? स्वर अ, तो यहां लिख दिया। इस म को लिखें तो म पर हलंत लगाएंगे, इस म में कौन सा स्वर शामिल था? यहां अ शामिल था। अगर ल लिखें तो ल पर क्या लिखें? अ हलंत लगाएं, और कौन सा स्वर शामिल था? छोटा वाला अ। तो क्या पूछ लिया जाए कि भैया मेरे वर्ण की संख्या कितनी हुई, तो गिनना। क्या हमने लिखाया है कि सभी स्वर और कौन से व्यंजन जो स्वर मुक्त होंगे, तो ये स्वर मुक्त ही तो है, तो इन सबको गिन दो। 1 2 3 4 5 6, वर्ण की संख्या हो गई 6। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि इसमें अक्षर कितने हैं, तो अक्षर कौन कौन से हैं? एक तो है जी क, ये अक्षर है, क्योंकि अक्षर वह होता है जिसमें स्वर शामिल हो। तो देखो इस क को यहां लिख दिया, एक म लिखा हुआ है, इसको आपकी सुविधा के लिए ऐसे लिख देते हैं, और एक ल लिखना है। अब नहीं लिखना, अब गिनो ना। अब अक्षर अगर आपसे पूछ लिए जाए कि इसमें अक्षर कितने हैं मेरे भाई, तो 1 2 3, अक्षर कितने हो गए? 3। अंतर समझ पाए? वर्ण अलग यूनिट है, अक्षर अलग यूनिट है। बहुत गहराई की बात। तो 3 चीजें सीखी, एक ध्वनि, एक वर्ण, एक अक्षर। अब हमें भेद पढ़ना है, वर्गीकरण पूरा पढ़ना है। वह पढ़ना है हमें वर्गीकरण किसका, कि वर्णों का वर्गीकरण किस आधार पर पढ़ा जाएगा। हमें सीखना है वर्णों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाएगा। तो यही हम चीजों को सीख लेते हैं कि वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, जैसे हमने सिलेबस को पूरे जिम्मेदारी के साथ वर्गीकृत किया, अभी आपके सामने आ रहा है
और यकीन कीजिएगा आपके सारे पेपर इस प्रश्न इसी वर्गीकरण से आप अपने आप को समझ जाओगे। अब तक आपके मन में पता है क्या दिक्कत आती थी? कभी तो पूछता था जीभ के आधार पर स्वर, कभी पूछता था प्रयत्न के आधार पर, कभी होठ के आधार पर, कभी मुख खुलने के आधार पर, कभी जाति के, कभी उत्पत्ति के। वो सबको हमने उस सूत्र में पिरो दिया है कि कौन कहां से कैसे निकला है। देखो, वर्णों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है, इसके हमारे पास 3 पैमाने हैं। पहला जो पैमाना बनता है वो क्या बनता है? पहला पैमाना बनता है श्रवणीयता। कौन सा पैमाना? श्रवणीयता के आधार पर। श्रवणीयता के आधार पर जो बनते हैं, एक तो बनता है स्वर, इनका अध्ययन करना है। एक बनता है व्यंजन, इनका अध्ययन करना है। और तीसरा बनता है अयोगवाह, एक इसका अध्ययन करना है। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। एक तो श्रवणीयता वो आधार है जिस आधार पर पढ़ा जाता है। दूसरा आधार कौन सा है? दूसरा आधार बनता है उच्चारण प्रयत्न। इस उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, इसके आधार पर दो रूप हैं। एक है आंतरिक रूप, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर, और एक बनता है जी बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर आंतरिक अगर प्रयत्न करेंगे तो इसके आधार पर किसको पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ना है स्वरों को, एक पढ़ना है हमें व्यंजनों को। इसका एक अलग वर्गीकरण है। देखो, स्वर यहां भी पढ़े जाएंगे, ध्यान समझिए, स्वर यहां भी पढ़े जाएंगे, तब इसका आधार श्रवणीयता है, इसके प्रश्न अलग हैं। जब ये ही फिर स्वर और व्यंजन पढ़े जाएंगे, क्यों पढ़े जाएंगे मेरे भाई? वर्ण के घटक ही कौन से होते हैं? एक स्वर और एक व्यंजन। पढ़े तो यही जाएंगे, लेकिन इनके पैमाने अलग अलग हैं। अब ये उच्चारण प्रयत्न पे स्वर और व्यंजन, एक बाह्य प्रयत्न होता है तब यहां पढ़ा जाता है। एक पढ़े जाते हैं भाई प्राण तत्व वर्ण, और एक पढ़े जाते हैं घोष वर्ण। घोषत्व के आधार पर लिख देते हैं घोषत्व वर्ण, प्राण तत्व वर्ण, घोष तत्व वर्ण। और तीसरा और अंतिम जो है वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर भी क्या पढ़ना है? एक बार पढ़ना है स्वर और एक बार पढ़ना है व्यंजन। पढ़ना यही है, ये बहुत जरूरी है, इसको यहां समझिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रवणीयता। तो श्रवणीयता के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, पहली पंक्ति यहीं से स्टार्ट है कि श्रवणीयता, श्रवणीयता के आधार पर कितने होते हैं? श्रवणीयता के आधार पर बनते हैं, एक स्वर बनता है, एक व्यंजन बनता है और एक अयोग वाह बनता है। यही तो पढ़े हैं। तो पहला प्रश्न है कि नंबर 1, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण की बड़ी ही सरल परिभाषा है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से होते हैं? वो स्वर वर्ण होते हैं। तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जिनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है, जिनका अस्तित्व स्वतंत्र होगा। एक पंक्ति तो ये हो गई, जिनका अस्तित्व स्वतंत्र होगा, और जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर कैसे होते हैं? घोष वर्ण होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं। एक होता है सभी स्वर अल्प प्राण वाले होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। और एक बनता है कि सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। ये 4 बातें हैं, बड़ी काम की हैं, यही काम की हैं। पेपर जब बनता है तो इन कंसेप्ट इनसे ही तैयार होगा। अस्तित्व स्वतंत्र हो, सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। इनको दोनों को पढ़ेंगे हम कहां? घोषत्व और प्राण तत्व में। आक्षरिक अभी पढ़ के आए हैं कि जितने भी हमने स्वर लिखे थे उन सबको हमने क्या माना है? अक्षर माना है। 4 बातें। अस्तित्व स्वतंत्र होगा। इनकी संख्या को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि संख्या कितनी होगी? तो अगर पूछ लिया जाए कि इनकी मूल संख्या कितनी, तो 4 होगी। कौन कौन से होंगे? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और एक होगा ऋषि। अगर पूछ लिया जाए कि संख्या मूलतः कितनी होगी, मूलतः कितनी होगी, तो 11 होगी। वो 11 कौन कौन से हैं? छोटा अ, बड़ा वाला अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा और अंतिम बड़ा वाला ऊ। अगर पूछ लिया जाए कि कुल संख्या कितनी होगी, एक एक बात बड़े ही धैर्य से समझिए, बड़े मन से आपको चीजें सिखाई जा रही हैं। कुल संख्या कितनी होगी? तो 11 तो ये शामिल होंगे और 2 अयोगवाह शामिल हो जाएंगे, टोटल संख्या हो जाएगी जी 13। एक तो ये प्रश्न आते हैं, ये सीधा का सीधा। इनको स्वर वर्णों को भी अगर पढ़ेंगे हम
तो इनको कैसे कैसे पढ़ा जाता है? स्वर वर्णों का वर्गीकरण, स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो स्वर वर्णों का वर्गीकरण आप करेंगे सीधा, तो कौन सा बनेगा? एक लिख लेंगे आप। सबसे जो पहले एक बार पढ़ा जाता है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा पढ़ा जाता है उत्पत्ति के बाद, दूसरा जो आधार होता है वह बनता है उच्चारण समय, उच्चारण समय, या इसी को कहते हैं मात्रा के आधार पर। और तीसरा सी बनता है जाति के आधार पर, जाति के आधार पर। ये तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर पढ़े जाते हैं वो कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर होते हैं दो प्रकार के। एक तो स्वर वह होंगे जो मूल होंगे। उत्पत्ति का अर्थ देखो, इन तीनों को समझो। तीनों बिंदुओं में हमने पहला बिंदु उठाया है उत्पत्ति, तो इसका अर्थ यह है कि जिन वर्णों की उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा जाएगा तो वो इसमें शामिल होंगे। उत्पत्ति अगर जिनकी कैसी हो कि जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र हो, तो मूल स्वर वह हैं जिनकी उत्पत्ति स्वतंत्र है, जिनकी उत्पत्ति कैसी है? स्वतंत्र है, वो मूल स्वर हैं। कौन कौन से हैं? मूल स्वरों की संख्या 4 है। मूल संख्या, इनकी संख्या पूछ लिया जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, वो 4 है। एक छोटा वाला अ, छोटी वाली ई, छोटा वाला उ, और क्या हो जाएगा? ऋषि। ये किस में शामिल हो जाएंगे? मूल स्वर में हो जाएंगे। दूसरे बनते हैं संधि स्वर। संधि स्वर में कहने का मतलब वो स्वर आएंगे जिनकी उत्पत्ति किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता से तैयार होंगे। इसका अर्थ यह हो सकता है कि अन्य वर्णों से उत्पत्ति, अन्य वर्णों से उत्पत्ति, यही तो है। हम जो परिभाषा लिखेंगे उसकी सबसे शानदार बात यह है कि जो परिभाषा लिखी जाएगी वह बोलेगी अपने आप में कि ये इसको क्यों लिखा गया है। हमने कहा है अन्य वर्णों से उत्पत्ति, तो देखो इस संधि स्वर के पुनः दो भेद हैं। कौन कौन से? एक तो इन्हें पढ़ा जाता है मूल दीर्घ स्वर में, मूल दीर्घ स्वर, और एक बनते हैं संयुक्त स्वर। ये वर्गीकरण है संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ कौन कौन से हैं? जिनके लिए देखो यहां अंतर समझो, इनकी उत्पत्ति स्वतंत्र रूप से हुई है। इसको, ये चारों को किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र है। इसे शुद्ध लिख दें अच्छे रूप में, आपके मन में दिखेगा। इसे आपको लिख दें ऐसे करके, ये बन गया। इन चारों के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में उत्पत्ति हुई है। 4 हो गए। संधि का मतलब ही यह है कि जो मिलके बने हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है। यदि उत्पत्ति समान वर्णों से हुई है, कैसे हुई है? समान वर्णों से हुई है, तो वो तो शामिल हो जाएंगे इसमें। और यदि असमान वर्णों से हुई है तो वो शामिल किसमें हो जाएंगे? इसमें। समान से कैसे होगी? जैसे अगर आप लिख दें छोटा अ और बड़ा वाला अ, इन दोनों में से कोई एक दिख जाए, छोटा अ बड़ा, इन दोनों में से कोई एक दिख जाए, तो क्या तैयार हो जाएगा? बड़ा वाला आ तैयार हो जाएगा। देखो समान ही रूप वाले लिए गए हैं। ऐसे ही यदि आप लिखें छोटी ई बड़ी ई, यहां लिख दें छोटी ई बड़ी ई, ये बड़ी वाली ई बन गया। यदि आप लिख दें छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ये छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो क्या बन गया? इनमें देखो समान वर्णों के द्वारा उत्पत्ति हुई है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? जिनकी उत्पत्ति असमान से होगी। तो क्या देखना, ये अलग नहीं है दोनों, यहां तो समान थे, ये असमान थे, ये क्या तैयार हो गई? छोटी ए। यदि पूछ लिया छोटा अ बड़ा अ, धन लग जाए, और यहां आ जाए छोटी ए बड़ी वाली ए, तो क्या बन गई? बड़ी वाली ए। ऐसे ही यहां इनको आप रिपीट कर दें तब भी काम चल जाएगा। यहां आप लिख दें, चलो लिख देते हैं सुविधा के लिए, छोटा अ बड़ा वाला अ, यहां लिख दें, और छोटा ऊ बड़ा वाला ऊ, तो क्या बन गया? छोटा वाला ओ। और यदि लिख दें छोटा अ बड़ा वाला अ, और यहां लिख दें छोटा ओ और बड़ा वाला ओ, अब क्या बन गया? बड़ा वाला ओ। अब यहां जो तैयार हुए हैं इन्हें देखना थोड़ा सा। ये हम मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? ये जो 3 लिखे हुए हैं ये मूल दीर्घ हैं, और ये जो 4 लिखे हुए हैं ये कौन कौन से हैं? ये संयुक्त स्वर हैं। अंतर यह, ये समान वर्णों से हैं, ये असमान वर्णों से हैं।
यहां एक चूक कर जाते हैं हम कंसेप्ट में, जो कि सामान्यतः आपको बाजार में उपलब्ध पुस्तकों में दिखाई देती है। यहां एक नाम लिख दिया जाता है कि यह संयुक्त स्वर ही विजातीय स्वर है। नहीं, कंसेप्ट से संयुक्त स्वर अलग बात है और विजातीय स्वर अलग बात है। आप इस बात को देखिएगा, एक एक शब्द, एक एक कथन को ध्यान से समझिए। वहां इन चारों वर्णों को ही विजातीय मान लिया गया है, लेकिन ये चारों वर्ण विजातीय नहीं है जिस रूप में माना गया है। देखना अंतर क्या है। तो ये तो हो गए किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। इनकी संख्या देखना, पूछ लिया जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है जी? 4 है। इनकी संख्या कितनी है जी? मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। तो ये मूल संख्या 4 है, मूल दीर्घ 3 है और संयुक्त स्वर 4 है। अब दूसरा पैमाना अगर आप पढ़ें उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, तो इसको ऐसे लिख दें, दूसरा वाला, कि उच्चारण समय या क्या लिख दिया जाए? मात्रा के आधार पर। तो क्या होगा? इसके पुनः 3 भेद हैं। एक तो बनता है ह्रस्व स्वर, इसी ह्रस्व को हम नाम दूसरा एक देते हैं, इसी को कहते हैं लघु स्वर। इसी का एक नाम देते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या नाम देते हैं? एक मात्रिक स्वर। ये नाम ऐसे क्यों हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अब जो वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण पिछला था उत्पत्ति कैसे हुई। अब पूछा जा रहा है कि भैया उच्चारण समय के आधार पर किस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगेगा, किस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगेगा, और किस वर्ण की कितनी मात्रा होगी। यह वर्गीकरण का पैमाने का आधार है। देखो, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, कितना समय लगे? यहां लिख देंगे आप एक शब्द, अत्यंत कम समय में जिनका उच्चारण, अत्यंत कम समय। पहली बात, संख्या कितनी होगी? 4 होगी। एक बात, वो होंगे कौन कौन से? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि 1। और मात्रा कितनी होगी इनकी? मात्रा सबकी 1 होगी। मात्रा कितनी होगी? इन सबकी 1 होगी। जैसे अ बोलेंगे तो की मात्रा 1। हम इन ह्रस्व स्वरों के पूछ लें कितने हैं? 4 हैं। लघु स्वर कितने हैं? 4 हैं। कभी कभी पुस्तकों में आप देखते होंगे कह देते हैं कि यही मूल स्वर हैं। मूल स्वर जब पढ़े जाते हैं तब पढ़े जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और अगर लघु स्वर और ह्रस्व पढ़े जाते हैं तो उच्चारण समय और मात्रा के आधार पर। यह अंतर है। दूसरा, अगर आप लिखें ह्रस्व के बाद, दूसरा जो वर्गीकरण है इसका, ह्रस्व के बाद इसे लिखेंगे आप दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और लघु की जगह अब क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अब नाम हो जाएगा द्विमात्रिक। इनकी मात्रा कितनी होनी है? 2 होनी है। इनका समय में क्या होगा? इनका उच्चारण ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगने समय में होगा। तो इसे ऐसे लिख देंगे आप, दुगुने समय में उच्चारण। अत्यंत कम समय, यहां लिख दीजिए दुगुना समय। दुगुना समय, इनके उच्चारण में दुगुना समय लगेगा। एक बात ये पूछी जाएगी, एक पूछी जाएगी कि इनकी संख्या कितनी है जी? इनकी संख्या 7 है। ये हैं कौन कौन से? एक बार ये पूछा जाएगा। तो इनको लिख दें आप, दीर्घ स्वरों को, बड़ा वाला अ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, बड़ा वाला अ, बड़ी वाली ई, बड़ा वाला ऊ, और लिखे कौन से जाएंगे? यहां आएंगे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये दीर्घ स्वर में है। हम पीछे लिखा था वह मूल दीर्घ है। ये दीर्घ स्वरों में पूछ लिया जाएगा तो संख्या 7 हो जाएगी। इनमें इनके उच्चारण की अपेक्षा दुगना समय लग रहा है। देखो, अ को बोलेंगे तो एक चुटकी के बराबर समय में बोल दिए जाओगे, या एक पलक झपकने की बराबर बोल दिए जाओगे। जब आप आ बोलोगे तो इससे दुगना समय लगेगा। दुगना समय लगेगा तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसे लिख देंगे आप, इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? मात्रा 2 हो जाएगी। मात्रा कितनी हो जाएगी? 2। इसके लिए आप ऐसे चिन्ह लगाते हैं मात्रा का, और इसके लिए आप ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। अब जो तीसरा है, तीसरा जो लिखा जाता है वो है प्लुत स्वर। क्या है जी? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में क्या लिखा जाएगा? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर का मतलब यह है कि इसमें लग रहा था एक पलक झपकने का समय, इसमें लगेगा इससे दुगुना समय, और यहां लगेगा अब तिगुना समय। यह मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर तिगुना समय लगेगा। तो इसकी मात्रा कितनी होगी? इसकी मात्रा हो जाएगी जी 3। इसकी मात्रा का चिन्ह 1 है, इसका चिन्ह यह है, और इसका जो चिन्ह लगाया जाता है वो लगाया जाता है 3 का अंक। हिंदी में जो 3 का अंक देवनागरी में आता है वो लगाया जाता है, या आप इसको ऐसे भी कर देते हो डिनोट। लेकिन मजे की बात यह है,
इनके बारे में ये जरूरी बात यह है कि इन चारों का देखो अस्तित्व अपना दिख रहा है, साथ ये दिख रहे हैं। ये प्लुत स्वर कोई अलग से वर्णमाला में अलग से वर्ण नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र लेखन नहीं है कि ये अलग से वर्ण हो, केवल यह इसलिए लिया गया है। इसका फिर जरूरत क्या पड़ी, जब कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो और उसे हम आवाज लगाते हैं तो हम एक शब्द तो ऐसे बोल देंगे रम, एक शब्द ऐसे बोल देंगे राम, और एक शब्द जो व्यक्ति दूर खड़ा होता है उसके उच्चारण में कैसे बोला जाता पता है, उसे हम लोग बोलते हैं राम नहीं बोलते, फिर उसे हम बोलते हैं क्या, खींच के बोलेंगे राम। तो क्या इसमें तिगुना समय लगा, बिल्कुल लगा। मात्रा 3 होगी, बिल्कुल होगी। तो जब आप रम ऐसे लिखते हैं इसका अर्थ यह है कि इसमें ऐसे शामिल है, इसमें देखो कौन सा स्वर है, छोटा वाला अ है। और यदि आप राम लिखते हो तो र पर हलंत, यहां स्वर कौन सा है, देखो दीर्घ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये हो गया। लेकिन जब आप ऐसे बोलते हो, ये वाला ऐसे बोल दो इसे राम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोला जा सकता है, तब इसकी जो मात्रा बनती है वो बनती है बड़ा वाला अ और म पर हलंत और अ। ये बारीकियां हैं, समझ लीजिए क्या है ये। इसकी देखो ये जो है ह्रस्व स्वर है, इसकी एक मात्रा है, यहां दीर्घ हो गया तो ये 2 मात्राएं हो गई, और यहां अब ये देखो ये खींच के बोला गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं ये 3 गुना हो गया। तो ये जो अब 2 शामिल होके अब हो जाएंगी 3 मात्रा। ठीक है, ये बन गया कौन सा वर्गीकरण। अब तक इसे देख लेना थोड़ा सा, हमने स्वर वर्णों को पढ़ा, स्वरों की चर्चा यहां हम पढ़ रहे थे इस जगह पे। उत्पत्ति के आधार पे तो हमने ये पढ़ लिए मेरे भाई, उच्चारण समय के आधार पे, उच्चारण समय के आधार पर हमने ये पढ़ लिए। अब जो तीसरा वर्गीकरण जो बचा है वो तीसरा कौन सा है, जाति के आधार पर, सी लिखा हुआ है, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे। जाति के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर कितने होते हैं, 2 बनते हैं। पहला एक बनते हैं सजातीय स्वर जाति के आधार पे, और दूसरे बनते हैं जी विजातीय स्वर। कौन से बनते हैं, विजातीय। ये अंतर क्या है, सजातीय स्वर वह हैं जिनके उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न एक होंगे। क्या, उच्चारण स्थान और दूसरी बात उच्चारण प्रयत्न, ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये समान होंगे, तो वो वर्ण क्या सामने जाते हैं, सजातीय कहे जाते हैं। ये दोनों समान होंगे तो उनकी जाति समान होगी, तभी ये दोनों समान होंगे, इसीलिए सजातीय कहे जाते हैं। ये हैं कौन कौन से, तो इनकी संख्या को आप ऐसे पढ़ेंगे कि जब ये देखना आप, छोटा वाला अ इसका उच्चारण और बड़ा वाला अ इसका उच्चारण एक जगह से ही होता है। इसे हम उच्चारण के आधार पर आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण प्रयत्न भी समान है, इसीलिए यह कहा जाएगा कि छोटा अ और बड़ा वाला अ ये सजातीय स्वर हैं, इनकी जाति एक है, ये जो है सवर्ण हैं, एक ही वर्ण के हैं, एक ही जगह से दोनों बोले जा रहे हैं और प्रयत्न भी समान है। क्या ऐसा लिख सकते हैं, इस छोटी ई और बड़ी को भी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या छोटे ऊ और बड़े ऊ को लिख सकते हैं, तो यहां अकेला नहीं है, ये जोड़े में आते हैं। छोटा आ के साथ बड़ा वाला अ, ये वाला जो वर्ण है ये सजातीय हैं दोनों, ये और ये सजातीय। अब विजातीय में क्या होगा, इसमें जो इनका उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न ये कैसा होगा, ये असमान होगा। तो क्या है देखना इधर, यहां छोटी ई के साथ में यदि आपने मान लीजिए उदाहरण लिख दिया छोटा वाला ऊ, ये इसका उच्चारण स्थान अलग है, इसका उच्चारण स्थान अलग है, तो ये दोनों वर्ण अपने आप में विजातीय है। अब वो से लिख देते हैं जो आप देख रहे थे, अ के साथ में छोटी वाली ई, ये दोनों वर्ण अपने आप में कैसे हैं, विजातीय हैं। अगर लिख दें छोटा अ और इसके साथ छोटा ऊ, ये दोनों वर्ण अपने आप में विजातीय हैं। लेकिन हमने अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, पीछे उसे दिखा देते हैं। हमने यहां एक लाइन कही थी कि यहां जो संयुक्त स्वर हैं ये चारों, इन चारों को क्या मान लिया जाता है, विजातीय कह देते। नहीं, ये चारों विजातीय ऐसे नहीं है कि छोटी ए विजातीय हो, छोटी ए के साथ छोटा ओ लिया जाएगा तब विजातीय है, यानी इनके साथ में ये आपस में बदलेंगे तब विजातीय हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो संयुक्त स्वर हैं ये कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, तो क्या संयुक्त स्वर विजातीय होते, नहीं होते। संयुक्त स्वर ये चारों ही विजातीय हैं, तब तक नहीं होंगे जब तक छोटी ए के साथ में छोटा ओ अलग से न लिखा जाए। ये बात कहने का चाह रहे हैं हम यहां पे कि यदि आप लिखना चाहें, यहां छोटी ए लिख दी तो आपको यहां कुछ और लिखना पड़ेगा, छोटा वाला ओ लिखना पड़ेगा। अब ये अलग अलग विजातीय क्यों होंगे, ये कहना चाहते हैं।
ये वर्गीकरण है जाति के आधार पर। तो 3 हुआ, एक बार अस्तित्व की बात आई, उत्पत्ति की बात आई, एक बार दूसरी बार हमने पढ़ा उच्चारण समय के आधार पर केवल स्वरों की चर्चा, और तीसरी बार हमने पढ़ा जाति के आधार पर स्वरों की चर्चा। दूसरी जो यूनिट थी महत्वपूर्ण वो थी क्या? व्यंजन। स्वर पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिए। अब दूसरी महत्वपूर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण। अभी एक बात और बता दें, अभी जो स्वर पढ़े हैं आपने, ये आपने अभी पढ़े, ये पढ़े श्रवणीयता के आधार पर। अभी आपके मन में प्रश्न नहीं बनना होगा, सर हमने अग्रस्वर भी पढ़े, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, समृत है, विवृत है और अवृत्ताकार, वृत्ताकार। वो ये वर्गीकरण नहीं है श्रवणीयता का, वो अलग वर्गीकरण है, उसे पढ़ेंगे प्रयत्न में। धैर्य से समझ लीजिए, पेपर जो पूछता है वो जिसकी जो बिंदु जहां का है उससे वो पेपर की भाषा से प्रश्न उठाता है। अब व्यंजन वर्णों को पढ़ें श्रवणीयता में, तो व्यंजन वर्ण कौन से हैं? तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। स्वतंत्र कैसा नहीं होगा? अस्तित्व, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है वो स्वर होते हैं, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वो व्यंजन वर्ण होते हैं। पहली बात। तो क्या ये अपने आप बोले जाएंगे? नहीं। तो इसका एक दूसरा घटक है, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात पूछी जाती है, बोले जाते हैं। तीसरी बात पूछी जाती है इसमें कि तीसरी बात पूछी जाती है इनकी संख्या को लेकर, इनकी संख्या कितनी है व्यंजनों की। तो इसे समझ लीजिएगा, तीसरी बात संख्या को लेकर के आती है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तीसरी बात बनती है संख्या। तो इनकी संख्या यदि आपसे पूछ ली जाए कि इनकी मूल संख्या कितनी है, तो इसे मूलतः पढ़ लीजिए पहले। मूलतः जो संख्या मानी गई है, मूलतः जो संख्या व्यंजनों की मानी गई है, उसमें आप पढ़ेंगे कि वो संख्या, पहले मूल लिख लेते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं? मूल लिख लेते हैं। पहले मूल पढ़ लेते हैं। व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो पढ़ी जाती है। 25 स्पर्श पढ़े जाते हैं, 4 पढ़े जाते हैं, 4 पढ़े जाते हैं, 25 और 8 कितने हो जाते हैं? 33। ये तो हो जाती है मूल संख्या। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो 33 तो ये है ही। अब इनमें कौन कौन से जुड़ जाते हैं? 33 के 4, देखो ये आगे पढ़ेंगे अभी। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 33 हो गए मूल। अगर इनमें 4, ये 33 में अगर 4 संयुक्त के जोड़ दिए जाएं, 2 द्विगुण के जोड़ दिए जाएं, तो ये हो जाती है 39। अब तक हमें 39 पढ़ना था, लेकिन अभी जो की चर्चा में शुरू में हमने बताया था, एक वर्ण अब और जोड़ दिया है। ये एक वर्ण विशिष्ट व्यंजन है। कौन सा वर्ण है? विशिष्ट व्यंजन। ये एक जोड़ दिया गया है। अब आपको संख्या पढ़नी है 40, तभी तो है 33, 6, 9। तो पूछा जाए कि मूल संख्या कितनी है जी? मूल संख्या 33 है। कुल संख्या कितनी है? तो आपको ऐसे याद करना है 39 + 1 40 संख्या, क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसे मान्यता दे दी है इस वर्ण को। अब इनको हैं कौन कौन से, इन्हें लिख लेते हैं एक बार। ये हैं कौन कौन से? तो इसके जो भेद पूछे जाएंगे व्यंजन वर्णों के, तो इनके कितने भेद हैं? तो पहला भेद जो पढ़ा जाता है वो है जी स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। दूसरा जो वर्गीकरण है इसका वो है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। तीसरा जो नाम है उसका नाम है ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। चौथा है संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। पांचवा है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2 है। और छठवां अभी एक जोड़ दिया है जिसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। क्या नाम है? विशिष्ट व्यंजन। इन सबको अगर आप जोड़ लें तो क्या देखना आप, यहां आपको 40 बन रहा है। 25, 4 × 12, 2 14 और 1 15, 25 15 40। अगर पूछ लिया जाए कि इनमें मुख्य भेद कौन कौन से हैं, तो इन तीनों को मुख्य भेद कहा जाता है। व्यंजन के कितने भेद पूछ लिया जाए? व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। पूछ लिया जाए कि जी कुल कितने भेद हैं, तो पूछ लिया जाएगा तो आपको लिखना है कुल भेद हैं तो 5 + 1 लिखना है, क्योंकि पहले 5 पढ़ते चले आ रहे थे, एक और जोड़ दिया तो 6 हो गए। इसमें पहले वाला स्पर्श, अब इनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ लेते हैं चीजों को।
अगर आप देखें कि फिर एक नंबर में कि ये स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, कौन से हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो अब तक आप ये समझते आए हैं कि जिनमें स्पर्श हो वो स्पर्श व्यंजन है। भाई मेरे स्पर्श किसका, बात ये भी तो है स्पर्श होगा किसका। तो हमारे वोकल कॉर्ड जो होते हैं ना, वाग इंद्रियां, वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं उच्चारण स्थान, क्या होते हैं उच्चारण स्थान, और दूसरे होते हैं उच्चारण अवयव। दूसरा क्या होता है उच्चारण अवयव। इनमें अंतर क्या है, उच्चारण स्थान वह हैं जो अपनी जगह स्थिर रहेंगे, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ये कैसे हैं, ये स्थिर हैं अपनी जगह पर। और उच्चारण अवयव वो हैं जो हिलते डुलते हैं, हिलते डुलते हैं। समझ लीजिए, देखो अगर आपसे पूछा जाए कंठ उच्चारण स्थान है, पूछा जाए तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, वर्ष, काकल्य, ये सब के सब उच्चारण स्थानों में शामिल होते हैं। फिर उच्चारण अवयव कौन से हैं जिनमें चीजें हिलती डुलती हैं, वह है एक जीभ है, हिलती डुलती है, उच्चारण अवयव है। निचले वाला होठ है, स्वर की तंत्रियां हैं, और क्या है नासिका रंध्र हैं, इनको कहा जाता है उच्चारण अवयव। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा यह है कि जिनके उच्चारण में उच्चारण स्थान और उच्चारण अवयव में स्पर्श हो। यानी ये उच्चारण अवयव किसका स्पर्श करेंगे, उच्चारण स्थान का करेंगे। जीभ करेगी किसका, उच्चारण स्थानों का। नासिका रंध्र की, ऐसे ही नीचे वाला होठ किसका करेगा, उच्चारण स्थानों का। तो क्या हो जाएगा, वो स्पर्श हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो यहां इनको ऐसे पढ़ा जाता है, आज से ही समझ लीजिएगा। एक तो आप लिखेंगे यहां उच्चारण स्थान, क्या लिखेंगे उच्चारण स्थान, और दूसरा यहां लिखेंगे वर्ण, क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे वर्ण उच्चारण स्थान, और लिखेंगे वर्ण प्रकार, और यहां लिखेंगे आप वर्ण। उच्चारण स्थान का मतलब यह है कि कंठ उच्चारण स्थान है, और कंठ से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें कंठ बोलते हैं। ऐसे हैं कौन कौन से, एक क है, ख है, ग है, घ है और य है। ऐसे ही पूछा जाए कि तालु, तो मेरे भाई तालु तो है उच्चारण स्थान, लेकिन जो तालु से वर्ण बोले जाते हैं उन्हें बोला जाता है तालव्य। ये अंतर है दोनों में। इस कंठ में जब यह प्रत्यय लगता है तो कंठ बनता है, यह प्रत्यय लगने से। तो कंठ उच्चारण स्थान है और कंठ उन वर्ण का प्रकार है। ऐसे कौन कौन से वर्ण है, च, छ, ज, झ और य। अगर पूछ लिया जाए आपसे मूर्धा, क्या है जी मूर्धा, ये क्या है, ये उच्चारण स्थान है और मूर्धन्य वो वर्ण है। ऐसे हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। अगर पूछ लिया जाए आपका दंत, तो ये वर्ण कौन से शामिल होंगे, दंत होंगे, त, थ, द, ध और न। पूछ लिया जाए ओष्ठ, ओष्ठ उच्चारण स्थान है और वर्णों का जो प्रकार है वो ओष्ठ है, प, फ, ब, भ और म। इनको एक नाम और है, वो आगे पढ़ेंगे, अभी प्रयत्न के आधार पे आपकी सुविधा के लिए उसका नाम अभी बता देते हैं। इनको बोला जाता है, इनको पंचमाक्षर। क्या नाम दिया है इनको, एक पंचमाक्षर। यानी ये वर्ग के पांचवें वर्ण हैं। ये कैसे वर्ण हैं, ये वर्ग के पांचवें वर्ण हैं, पंचमाक्षर। इस क वर्ग का पांचवा है, देखो ये क वर्ग का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, इन्हीं का पंचमाक्षर है। ये इनका एक नाम है। ये उच्चारण स्थान हो गया, ये वर्ण का प्रकार हो गया, ये वर्ग बन गए। तो इसमें देखना, इस पंक्ति में 5, इस पंक्ति में 5, तो क्या ये वर्ग नहीं बन गया, इसीलिए इन्हीं का एक नाम और बन जाता है वर्गीय व्यंजन। क्या नाम बन जाता है, वर्गीय व्यंजन। तो आपसे पूछ लिया जाए यहां पे कि वर्ग कौन सा है, तो वर्ग में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क वर्ग के हैं, ये च वर्ग के हैं, ये ट वर्ग के हैं, ये त के हैं और ये प वर्ग के हैं। ये क वर्ग का पहला है क वर्ग का दूसरा ख, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा, ये बन गए स्पर्श व्यंजन। तो क्या इनकी संख्या लेकर प्रश्न पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप पलक झपकते नहीं बता देंगे कि ये 25 है, 5 इधर 5 इधर, तभी तो इसका नाम है भैया मेरे वर्ग। तो 25 वर्गीय व्यंजन हो गए। अगला अगर आप दूसरा देखें, ये वर्गीय व्यंजन के बाद दूसरे बनते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरे कौन से बनते हैं जी, अंतस्थ। फिर वही बात याद करो, एक उच्चारण स्थान, एक उच्चारण अवयव। जब उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान के पास स्पर्श कर ले तो स्पर्श व्यंजन। जब अंतःकरण में पहुंच जाए, अंदर पहुंच जाए,
तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तब उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या नाम देते हैं? अंतस्थ। ये कौन कौन से हैं? एक य है, र है, ल है, व है। कुछ मेरे साथी यही अंतस्थ को देखते ही आप में से मन में आ रही होगी, सर इसको एक नाम और दे दें, अर्धस्वर, ऐसा नाम दे दें। मेरे भाई यही गलती नहीं करनी। अंतस्थ, सभी अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर नहीं होते, लेकिन सभी अर्धस्वर तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ये अंतर हुआ। ये जो अर्धस्वर है ये अलग वर्गीकरण है, आगे पढ़ेंगे। सभी अंतस्थ व्यंजन तो अर्धस्वर होते हैं, ये यर सभी अर्धस्वर तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, लेकिन सभी अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर नहीं होते, इसीलिए यहां इसको अर्धस्वर नहीं लिखेंगे। हमें केवल इतना है, अंतस्थ व्यंजन है यर लव, केवल अर्धस्वर पढ़ेंगे, प्रयत्न के आधार पर पढ़ेंगे, धमाके से पढ़ेंगे, धूम के साथ पढ़ेंगे, तब हम ये जानेंगे कि जिन ये अर्धस्वर केवल दो होते हैं, कि य और वो होता है प्रयत्न के आधार पे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये श्रवणीयता चल रही है, इसलिए ये बातें दोनों अलग अलग हैं, ये बारीकियां हैं। दूसरे के इनमें क्या होगा, ये अंदर से बोले जाते हैं, य र ल व अंतःकरण से। अंदर से बोलने का मतलब यह है, केवल मौखिक रूप से समझ लीजिए, ये जो य बना है ना, ये छोटी बड़ी के साथ असमान स्वर जब आया था तो य बना था, ये संधि बनती है, और छोटे ऊ का व बनता है, ऋषि का र और री का ल, तब कहते हैं अंतःकरण से निकले हुए हैं, इसीलिए अंतस्थित है। अगला बनाए तीसरा नाम है जी ऊष्म व्यंजन। क्या नाम है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? इनकी संख्या लिख लीजिएगा, आपको दिख रही है, संख्या पूछ लिया जाएगा तो 4 आएगी। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन है स, स और ह। यह संख्या पूछ ली जाए तो आपको दिख रही है, संख्या कितनी है जी? 4 है। इनमें क्या है? अब इनमें फिर वही बात, अब इनमें उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान के इतने नजदीक आ जाएंगे, इतने नजदीक आ जाएंगे कि इनमें क्या हो जाएगी? उष्णता आ जाएगी, तभी इनका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन है। फिर आप में से एक साथी के मन में आएगी तुरंत कि सर क्या मैं इसको एक नाम दे दूं? संघर्षी। होते तो यही है 4, क्या इनको एक नाम दे दूं संघर्षी? नहीं मेरे भाई, संघर्षी लिख सकते हैं, आप याद कर लेंगे कि भाई ये संघर्षी हैं, लेकिन संघर्षी का वही बात, जैसे अर्धस्वर पढ़ा जाता है प्रयत्न के आधार पे, संघर्षी पढ़ा जाता है प्रयत्न के आधार पे। यहां ऊष्म पढ़ा जा रहा है, वर्गीकरण अलग है। होते यही 4 हैं, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए, अगर पूछ लिया जाएगा प्रयत्न के आधार पर कौन सा है, तो आप इसे टिक करके आएंगे, इसे टिक नहीं करेंगे। अगला बात, चौथा अगर आप देखेंगे तो चौथा है, ये बड़ी बारीकियों से आप समझ रहे हैं। कोई प्रश्न आपका किसी भी स्टैंडर्ड का हो, वर्णमाला का, रात के 12 बजे हो, आप नींद में हो, तुरंत प्रश्न पूछा जाएगा, किसके आधार पर क्या, आप तुरंत टिक कर देंगे, क्योंकि आपके सामने एक पूरे का पूरा वर्गीकरण चल रहा है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं जी? संयुक्त व्यंजन वह हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर होगा। 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनेंगे, 2 व्यंजन वर्णों से जो मिलकर बनेंगे, 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनेंगे, लेकिन किसी अन्य रूप में इनको नहीं लिख सकते। ऐसे कौन कौन से हैं? तो ऐसे हैं 4। कौन कौन से, उन्हें लिख लो। ऐसे 4 हैं कि जिनको अन्य रूप में नहीं लिख सकते। 4 कौन कौन से हैं और बने कैसे हैं? एक है, इस क के साथ स का मेल हुआ और नया बन गया छ, इस त के साथ में इस र का मेल हुआ, आप त्र बन गया, इस ज के साथ य का मेल हुआ तो मेरे भाई ज्ञ बन गया, तालव्य वाले स के साथ र का मेल हुआ तो स्र बन गया। इनकी संख्या दिख रही है, कितनी है जी? 4 संख्या है इनकी, यही हमने पढ़ा है, यही रूप इनका मान्य है। आप में से अगर कोई व्यक्ति इसको ऐसे लिख दे, ऐसे अगर किसी के मन में विचार आ रहा है, कैसा, अगर आप में से किसी के मन में यह बात आ रही है, क्या मैं इसे सर इस रूप में लिख दूं, देखना क्या इस रूप में बात चलेगी? नहीं चलेगी। यह रूप मानक नहीं है, यह मान्य नहीं होता। इसकी परिभाषा में 2 चीजें जुड़ी होती हैं। व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर, 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनेगा, और किसी अन्य रूप में नहीं लिख सकते आप, केवल यही रूप मान्य है, और इन 4 को मान्यता दी गई है कि यह संयुक्त व्यंजन है, आप इस रूप में नहीं लिख सकते इसे, तब यह संयुक्त व्यंजन है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सभी संयुक्ताक्षर भी इसी श्रेणी में आ जाएंगे, इसीलिए नियम बनाया गया कि इनको किसी अन्य रूप में नहीं लिखेंगे। 5वां अगर आप देखेंगे, 5वां अगर आप बनाएंगे तो 5वां जो रूप है वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होगा? इनमें यह होगा कि हमारी जो जीभ है, जीभ ही तो उच्चारण अवयव है,
जब उच्चारण स्थान को स्पर्श करने जाएगी, कंठ को, मुख को, दंत को, ये 5 आते हैं मुख के अंदर, इनमें से जब जीभ जाएगी स्पर्श करने के लिए, तो जीभ यहां से जैसे ऊपर जाएगी तो ऊपर से झटके से नीचे गिरेगी। उत्क्षिप्त का मतलब होता है पहले जीभ फेंकेगी और उसके बाद झटके से गिरेगी, तो इसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? एक ड़ है और एक ण है। ये पूछा जाता है। इनके बारे में जो पूछा जाएगा, एक तो ये पूछ लिया जाएगा कि इनकी संख्या कितनी है जी? 2 है। ये लिए किस भाषा से लिए गए हैं? ये अपभ्रंश भाषा से लिए गए। यानी जब हिंदी का निर्माण हो रहा था, तो हिंदी का निर्माण में जो चलता है साहित्य में, जब बोलियां पढ़ेंगे आप जानेंगे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। इस यात्रा में जब अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ, तो इस अपभ्रंश से इन दोनों को शामिल कर लिया गया। यह पूछा जाएगा कि हिंदी में ये ध्वनियां किससे ली गई हैं, तो ये अपभ्रंश से ली गई। 5वें के बाद में छठवां जो अंतिम है, जिसे आप पढ़ेंगे, छठवां है विशिष्ट व्यंजन। क्या है छठवां? छठवां है जी विशिष्ट व्यंजन। छठवां कौन सा है? विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन ये कितना है? अब तक इसका जो प्रयोग हो रहा था, अब तक वो मराठी में इसे प्रयोग कर रहे थे। मराठी में आपने पुरानी मूवी में कुछ समय 90 के दशक की मूवी में देखा होगा, वहां ऐसे हम लोग लिखते थे, ऐसे लिखते थे, इसे पढ़ते थे पोलिस। तो इसको हम मराठी में ल के रूप में पढ़ते थे, लेकिन हम अपनी हिंदी में अब इसे शामिल कर लिया गया है। अब तक तो कुछ समय पहले जब पढ़ाया जाता था तो ये कह के पढ़ाया जाता था कि ये जो है वैदिक व्यंजन वर्ण है, लेकिन अब इसे हिंदी में मान्यता मिल गई है, धमाके के साथ इसकी एंट्री है। अब इसका जो उच्चारण है ये मराठी में होता था, इसमें अब हिंदी में जो होता है वो होता है इस रूप में। इसीलिए जो विश्व की सबसे पहली कृति, पहली रचना ऋग्वेद, और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है ओम अग्निमीड़े यज्ञम पुरोहितम, उसमें अग्निमीड़े में यही वर्ण लिया गया है, इसीलिए इसे शामिल कर दिया गया है व्यंजन में। इसके बाद जो अगली 3 बातें ही तो बताई थी हमने कि एक तो होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन, स्वरों का पढ़ लिया, एक होते हैं व्यंजन, और तीसरे बनते हैं अयोगवाह। क्या बनते हैं? तीसरे अयोगवाह। पहले स्वर, दूसरे व्यंजन, तीसरे। ये पूरा जब हो जाएगा तो एक वर्गीकरण पूरा हो जाएगा हमारा श्रवणीयता के आधार पे। फिर 2 वर्गीकरण और बचेंगे, पूरा वर्णमाला हो जाएगा। कोई प्रश्न लगाएंगे अब टिक हो जाएगा। इस अयोगवाह को यदि आप पढ़ेंगे तो इसके 2 रूप हैं, एक अनुस्वार और एक रूप है विसर्ग। अनुस्वार को आप ऐसे पढ़ते होंगे छोटी वाली अंग, और विसर्ग को आप ऐसे पढ़ते होंगे बड़ी वाली अंग। तो इस यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह अनुस्वार क्या है, तो अब तक आपने यह समझ लिया कि यदि हमें कहीं भी बिंदी दिख जाए, क्या दिख जाए? बिंदी दिख जाए, तो वो क्या होगा? अनुस्वार रूप में होगा। लेकिन इसमें आपको एक कंसेप्ट आप भूल जाते हैं, इसकी वजह से आपका प्रश्न गलत हो जाता है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहां हमने लिख दिया जाए अंक, तो ये अनुस्वार है, बिल्कुल है। यदि मैं कह दूं चंचल, ये अनुस्वार है, बिल्कुल है। यदि हम कह दें कैंची, ये लिखा हुआ है, इस पर बिंदी लगी हुई है, तो ये अनुस्वार है। तो आप में से अधिकांशतः, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अधिकांशतः आप इसके साथ जाएंगे, जबकि ये अनुस्वार नहीं है। यदि आपसे एक और वर्ण दे दिया जाए सौंठ, क्या लिख दिया जाए? सौंठ, आप अधिकांशतः इसमें किसके साथ जाएंगे? अनुस्वार इसे मानेंगे, जबकि अनुस्वार नहीं। ऐसा चूक क्यों हुआ? कंसेप्ट के कारण। अनुस्वार में अनुस्वार के 2 रूप होते हैं, एक तो होता है बिंदु रूप, और एक होता है क्या लिखा हुआ है, अनुस्वार के केवल ये एक होता है, ये इसे ऐसे लिख सकते हैं बिंदु रूप, और एक दूसरा बनता है नासिक्य व्यंजन। ये गलती क्यों होती है उसे समझ लीजिए, आज के बाद बिल्कुल गलत नहीं होगा। अभी और लिख दें हम तो आप गलती ही करेंगे। अभी हम लिख दें ना मैं, तो आप में से अधिकांश कहेंगे मैं जो लिखा हुआ है इसमें अनुस्वार है। ये आपका कंसेप्ट का गलती नहीं है। अधिकांशतः अगर आप देखेंगे तो ये हमसे चूक लगातार होती आ रही है, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो अच्छे साथी हैं, अच्छे जो कार्य कर रहे हैं, उनसे भी चूक हुई है। हो गई किन्हीं कारणवश हुई होगी, लेकिन आपको ये चूक नहीं करनी है, गलती नहीं करनी। हम इस अंतर को अभी देखो समझ लेते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। अनुस्वार 2 रूप में लिखा जाएगा, एक बार बिंदु रूप में, जब आपको ये इस रूप में आएगा, एक बार नासिक व्यंजन के रूप में, ये इन रूप में लिखा जाएगा। ये भी क्या है? ये अनुस्वार है। लेकिन कब होता है इसे समझ लो। यदि आपको दिखा देते हैं ये दोनों रूप कब बनते हैं, ये जो दोनों लिखी हुई है ना, ये देखो अंक और चंचल, इनमें तो अनुस्वार है। कैंची में, में और सोंठ में अनुस्वार नहीं है। इनमें है क्या वो बता देते हैं, उत्तर में नहीं, आप जाएंगे साथ में। इनमें जो है वो मेरे भाई, वो है अनुनासिक ध्वनियां।
कैसी ध्वनियां? उसमें अनुनासिक ध्वनियां। ये जो तीन है, एक में, एक लिख देते हैं सौंठ, में और कैंची, इन तीनों में अनुनासिक ध्वनियां हैं 100% दावे के साथ। अनुनासिक क्या है इसे पढ़ेंगे, लेकिन इनको समझ लें कि ये तीन, ये कौन कौन से होते हैं अनुस्वार। तो बिंदु रूप कब लिखा जाएगा और नासिक व्यंजन कब लिखा जाएगा, इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपसे लिख दिया जाए, जैसे एक शब्द पहला ही दे दिया जाए चंचल, ये वाला जो रूप है ये तो है बिंदु रूप, देखो दिख रहा है क्लियर। इसे नासिक व्यंजन कब लिखा जाएगा? इस च वर्ग का पांचवा क्या होता है? य होता है, तो इस चंचल को ऐसे लिख देंगे। तो ये तो हो गया बिंदु रूप और ये हो गया इसका नासिक व्यंजन रूप। ऐसे और लिख दें आप, जैसे आप लिख दें खंड, ऐसे खंड, ये तो है इसका अनुस्वार रूप। और यदि आप इसको ऐसे लिख दें, यदि आप इसको ऐसे लिख दें तो ये बन जाता है इसका नासिक व्यंजन रूप। और भी लिखेंगे अगर साथी, अगर और भी लिखें यहां पे कौन कौन से बनेंगे, हमें अनुसार की चर्चा कर रहे थे, ये आपको दिखते रहें। थोड़ा सा ऐसे चीजों को ऐसे बना देते हैं ताकि आपकी सुविधा के लिए आप चीजें समझ पाएं। एक खंड हो गया। अगला बनाएं आप, एक शब्द और लिखें हम, जैसे संबंध। क्या लिखें? संबंध। तो इस संबंध को कैसे लिखेंगे? ये जो स है इसके बाद ब लिखा हुआ है, ये प वर्ग का कौन सा है? प फ ब, तीसरा है, पांचवें में जाएगा तो म हो जाएगा। ये त है, ये त वर्ग का तीसरा है, पांचवें में जाएगा तो ये हो जाएगा संबंध। इन सब को नासिक के रूप कहा जाता है, इन सबको बिंदु रूप कहा जाता है। ये अनुस्वार है, अनुस्वार है। लेकिन जब ये इनकी जो चर्चा कर रहे थे हम अनुनासिक की, तो यहां इनमें अंतर क्या है वो समझ लीजिए। अनुनासिक जो ध्वनियां होती हैं इनको आप केवल यह मानते हैं कि इनमें चंद्र बिंदु रूप आपको दिखाई दे जाए तो अनुनासिक ध्वनियां हैं। जैसे आप भंवर लिखते हैं, बात बिल्कुल सही है, आपकी बात से हम सहमत हैं। भंवर लिख दें आप लिख दें गांव लिख दें आप, ये सब क्या अनुनासिक ध्वनियां हैं। लेकिन अनुनासिक ध्वनियां ये तो हैं ही, इसके भी दो रूप हैं अनुनासिक ध्वनियों के। अनुनासिक ध्वनियों के दो रूप हैं। एक तो बनता है कौन सा? ये वाला चंद्र बिंदु रूप, चंद्र बिंदु रूप। और जो दूसरा बनता है इसे क्या, दूसरे बिंदु को कहा जाता है केवल बिंदु रूप। इस केवल बिंदु रूप के कारण ही गलतियां हम करते हैं, उसे अभी ठीक कर दिया जाता है। दूसरा कौन सा है? केवल बिंदु रूप। अगर कंसेप्ट आपका सही है, सारे प्रश्न आपके समझ में आएंगे। परिभाषाएं समझना अलग बात है, व्यवहार में समझना अलग बात है। चंद्र बिंदु रूप हुआ है जो आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, भंवर लिख दिया, चंद्र बिंदु बन गया। केवल बिंदु रूप के सब उदाहरण जो ऊपर लिखे हुए थे, जैसे कैंची है, क्या है? कैंची है। जैसे लिखा था सौंठ है, क्या लिखा था? ये सौंठ है। ये सबके सब जो उदाहरण लिखे हैं ये किसके? सौंठ, कैंची है, सौंठ है, में लिख दें आप। ये जो उदाहरण हैं ये सब अनुनासिक ध्वनियां हैं। अंतर यह है यदि स्वर के ऊपर मात्रा लगी होगी, स्वर के ऊपर समझ लिए, पहला चंद्र बिंदु रूप हुआ है जब स्वर के ऊपर कोई मात्रा न लगी हो। तो देखो भ के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो चंद्र बिंदु लग गया। लेकिन यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो, जैसे कैंची में ऊपर लगा है, में लगा है, यदि ऐसे लगा हुआ हो तो आप उसको क्या कहेंगे? वहां चंद्र बिंदु नहीं लगाते, ऐसा नहीं लगाते, वहां केवल बिंदु लग जाता है। तो यहां देखें ये भंवर में लगा है चंद्र बिंदु, क्योंकि मात्रा नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं कैंची, कैंची अगर जैसे में लिख दें आप, आपने लिखा कैंची, ये में लिख देते हैं, में ऐसे बना दें आप। इसमें आप देख रहे हैं यहां मात्रा लगी हुई है, इसीलिए यहां केवल बिंदु आया, इसीलिए कहते हैं इसे मातृ बिंदु रूप। तो क्या इनमें हमें कैसे पता चलेगा? यहां जब लिखा जा रहा है या इनमें जा रहा है कि ये और दोनों तो ये मैच कर रहे हैं, यहां भी अनुस्वार है और यहां भी अनुस्वार, ये बिंदु यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। तो अंतर इतना है केवल जब इन वर्णों को पांचवें वर्ग के रूप में लिख दिया जाता है, वो सबकी सब ध्वनियां अनुसार होती हैं, और पांचवें में नहीं लिख पाए तो वो ध्वनियां किस में नहीं आती? वो ध्वनियां अनुस्वार में नहीं आती, फिर वो अनुनासिक होती हैं। जैसे आप एक शब्द लिख देता हूं मैं यहां पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे भैंस लिख दिया जाए, तो इस भैंस को कभी भी पांचवें रूप में आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इनको लिख सकते हैं। इसको देखो अनुस्वार को पांचवें में लेकर के खंड में लिख दिया, इस अनुस्वार को सब में म लिख दिया। इनको जब अनुस्वार रूप, जब इसका पांचवें वर्ण के रूप में, पांचवें वर्ण के रूप में, नासिक के व्यंजन के रूप में जब बिंदु को लिख दिया जाए, वो सबकी सब ध्वनियां अनुसार हैं। और जब इनको पांचवें में न लिख पाए, वो सबकी सब ध्वनियां अनुनासिक ध्वनियां। ये अंतर है अनुस्वार में और अनुनासिक।
तो आप कोई भी शब्द लिख दें, जैसे आप लिखें सौंठ लिखें, सौंफ लिखें, कैंची लिखें, इनमें आप पांचवें वर्ण में इनको नहीं लिख पाएंगे। नहीं लिख पाएंगे तो अनुनासिक ध्वनियां। और यदि लिख दिया जाए, क्या आपसे एक प्रश्न अंतिम पूछ लिया जाए, यदि आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि यहां अगर हम लिख दें, यहां पर एक शब्द आपके सामने गंगा, गंगा लिख दें, तो आपके मन में पहला प्रश्न बनेगा कि ये अनुस्वार बिंदु रूप तो देखो यहां भी आता है अनुस्वार में, और बिंदु रूप अनुनासिक ध्वनि में भी आ रहा है, यहां लिखा है ना केवल बिंदु रूप, यहां भी। तो इन दोनों में अंतर यह, क्या इस गंगा को पांचवें वर्ण में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क ग है, ये ग है, क का तीसरा है, इसे पांचवें में जब आप लिखेंगे तो ये ऐसे करके गंगा लिख जाएगा। इसको कभी भी, इसको जब पांचवें में लिख दिया गया तो इसे अनुस्वार कहेंगे, इसे कभी भी अनुनासिक नहीं कहेंगे। लेकिन जब इन बिंदुओं को पांचवें में नहीं लिखा जाता तब इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। बाकी चर्चा और चीजों को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अभी ये अनुनासिक ध्वनि और आएगी जब स्वरों का प्रयत्न के भेद में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे हमने चर्चा प्रारंभ की थी कंसेप्ट के साथ, उसी ऊर्जा उसी उत्साह के साथ आप जुड़े हुए हो। वर्णमाला बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे अधिकांशतः परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। कोई परीक्षा चाहे सिपाही की हो, दरोगा की हो, या अन्य स्टेट के बड़े एग्जामों की हो, वर्णमाला आता ही आता है और अच्छे उच्च स्तरीय प्रश्न आते हैं, क्योंकि इसमें बारीकियां बहुत हैं। और यदि इन बारीकियों को आप सही रूप में पढ़े हैं, एक चीज और बताएं, आप 15-15 मिनट या 10-10 मिनट या 20-20 मिनट रोज पढ़ रहे हैं, एक बार वर्णमाला पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर तिबारा पढ़ रहे हैं, 5 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हम पेपर नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार धैर्य के साथ इसे मान लीजिए 3 क्लास में हमने पढ़ लिया है, 2 क्लास में पढ़ लिया, 1 क्लास हो गई है, 1 क्लास का काम और है, 2 क्लास में हमने पढ़ लिया और इसकी 2 क्लास में हमने प्रैक्टिस कर ली, फिर उस कंसेप्ट के बाद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है कि आप उस प्रश्न को न कर पाए। PYQ जितने भी आप किसी भी परीक्षा के लगाएंगे, आपके मन में जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सब का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ, गुडविल के साथ, आप बहुत ही ऊर्जा में होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपने इतनी धैर्य के साथ क्लास को सुना, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत स्वागत और विश्वास कीजिए आप जुड़िए चीजों के साथ, बहुत चीजें शानदार होंगी, बहुत अच्छी होंगी। हमने शुरू में यही पंक्ति दोहराई थी, एक पंक्ति दोहराते हैं, उसके बाद क्लास को विराम करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में ऊर्जा के साथ, उसी उत्साह के साथ। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं, क्यों? तेरा ही था, तेरा ही हूं, तेरा रहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।